आज हम लोग शुरुआत करेंगे तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, धातु एवं अधातु। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि हम लोग मैट्रिक क्लास के लिए वेरी इम्पोर्टेंट नोट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ गए हैं। प्रत्येक चैप्टर और उसका क्वेश्चन आंसर शॉर्ट में बताया जा रहा है। आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है। जो लोग भी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से नोट को समझें, नोट को उतार लें और फिर अच्छे से नोट की तैयारी कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले जानेंगे धातु और अधातु के बारे में कुछ सामान्य परिचय। ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं वह धातु कहलाते हैं। आखिर इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं हम किसको धातु समझेंगे? तो जिसके अंदर ये सब गुण पाया जाएगा। कौन कौन सा गुण? तो जो कठोर हो, जो चमकीला हो, जो आघातवर्ध हो। आघातवर्ध आप लोग नहीं समझे होंगे। आघातवर्ध का मतलब होता है कि जिसे पीट करके चदरे के रूप में बदला जा सकता है। आप देखते होंगे लोहा, लोहा को पीट करके बताइए चदरा बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बनाएंगे। तन्य मतलब होता है जिसको खींच करके लंबा किया जा सकता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का वायर देखे होंगे जो कि एल्युमिनियम या तांबे का बना होता है, जिसको आप कॉपर बोलते हैं। तो ये तार भी तन्य करके बनाया जाता है। धातु में तन्यता का गुण होता है, इसीलिए इसको खींच करके लंबा किया जाता है। आप जानते होंगे कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। कितना लंबा होगा अंदाज़ा लगा लीजिए। ध्वनिक मतलब होता है अगर आप इसको पीटेंगे तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलेगी। ऊष्मा मतलब गर्मी, आप जान ही रहे होंगे। आप विद्युत मतलब बिजली। इसको ये सुचालक होता है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकता है। अब देखिए, जैसे चम्मच से खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के क्रम में चम्मच अगर पतीले में रह जाए, अगर वो गर्म हो जाए इसका ये सिरा, तो ये सिरा पर भी गर्मी पहुंच जाती है और आपके हाथ जल जाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे इसमें प्लास्टिक का एक पकड़ने वाला हत्था लगा दिया जाता है। तो ये ऊष्मा का सुचालक है। ये इस बात का इंडिकेटर है कि आपने पतीले में कोई सामान बनाया और बनाने के क्रम में अगर चम्मच इसमें छूट गया तो ये चम्मच का नीचे वाला भाग गर्म होगा तो ऊपर वाला भी गर्म हो जाता है। इसलिए क्योंकि ऊष्मा यहाँ से यहाँ आ जाती होगी। तो ये इस बात का सबूत है। अब विद्युत का सुचालक है। देखिए, आप ये तांबे का तार लिए हैं और घर के अंदर में वायरिंग कराए हुए हैं या एल्युमिनियम से कराए हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि बिजली से पंखा चल रहा होगा, बल्ब जल रहा होगा, तो वो तार से होकर के जाता होगा तभी तो बिजली, इसलिए सुचालक माना जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं धातु का उदाहरण सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अब जानते हैं धातुओं का उपयोग। धातु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? धातुओं का उपयोग इमारत यानी घर जो होता है आपका, बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, पुल आप लोग जानते होंगे, रेल की पटरी, ये सब बनाने में होता है। हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, गाड़ियों के निर्माण में, घर के उपयोग में होने वाले बर्तन, आभूषण मतलब जेवर होता है, जो आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के जेवरों को महिलाएं पहनती है, जैसे अंगूठी हो गया और इस प्रकार की कई वस्तुएं होती हैं। मशीन का पुर्जा यानी जो पार्ट होता है, इस सब का निर्माण किया जाता है। ये धातु का उपयोग है। धातुओं में 2 प्रकार का गुण आप लोग पढ़ते होंगे, एक भौतिक और एक रासायनिक। आइए भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। पहला है धात्विक चमक। ये क्या होता है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोना, चांदी, ये सब को विशेष चमक होती है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इसी को धात्विक चमक कहते हैं। अगला है आघातवर्ध। आघातवर्ध का मतलब होता है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। आप जानते होंगे धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अब लोहा जितना कड़ा होगा तांबा उतना होगा नहीं, एल्युमिनियम उतना होगा नहीं। धातु के इस गुण धर्म को ही आघातवर्ध कहते हैं। अब इसको पीट करके आप क्या कर सकते हैं? चदरे के रूप में बना सकते हैं। इसी को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है। आपको जस्ट बता दिए हैं, जैसे तांबे का तार आपके घरों में बिजली में अगर यूज हो रहा है
तो वो तन्य गुण है उसके अंदर, तभी तो वो उसको लमड़ाया गया, खींचा गया। अगर नहीं होता तो नहीं खींचा जाता। ध्वनिक क्या है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तब उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के इस गुण धर्म को ध्वनिक यानी सोनरस कहते हैं। आप जानते होंगे कि अगर लोहा पर किसी चीज़ से मारेंगे, लोहे से मारिए तो आवाज़ निकलेगा, उसी को ध्वनिक कहते हैं। अगला है गलनांक। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, मतलब जल्दी गलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। धातु का सामान्यतः ठोस अवस्था में होता है, किंतु पारा, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। सभी ठोस में होंगे लेकिन पारा द्रव अवस्था में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, तब पारा, या इसी को मरकरी कहते हैं, या इसी को हाइड्राग्राम यानी Hg भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसका गलनांक कम होता है, यानी पारा जो है द्रव अवस्था में है क्योंकि इसका गलनांक कम है। अब अधातु के बारे में जान लीजिए। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणात्मक या ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। अधातु जिसमें देखिए, जिसमें चमक नहीं होती है, आघातवर्ध नहीं होता है, तन्य नहीं होता है, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। या वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, न तो उससे गर्मी पास करेगा ना ही बिजली पास करेगा, और ये ऋणात्मक भी होता है। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होने के कारण, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता तो इसमें विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालन होता, नहीं होने के कारण ही कुचालक होता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धातु विद्युत का कुचालक होता है क्यों, तो आप लिखेंगे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ही यह विद्युत का कुचालक होता है। पूछेगा कि धातु ऊष्मा का कुचालक है कैसे, तो आप लिखेंगे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। अब अधातु का उपयोग क्या क्या है आप जानते होंगे, बहुत सारा उपयोग है इसका। अधातुओं के उपयोग में कुछ इस प्रकार है। देखिए, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे जीवन या सजीव श्वसन करते हैं। आप जानते होंगे ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। कितना उपयोगी है प्रत्येक जीवों के लिए आप जानते ही हैं। बिना ऑक्सीजन के आप जीवित कैसे रह पाएंगे। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अब देखिए, नाइट्रोजन भी अधातु है लेकिन इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है पौधों के लिए, ताकि पौधा ठीक समय पर बढ़ सके। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण के प्रक्रम में किया जाता है। जल अगर गंदा है, पानी अगर गंदा है, तो आप क्या करेंगे, इसको शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्लोरीन का। धातुओं के रासायनिक गुण। अब ये समझिए धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। पहला, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, आप सबको पता होगा, पिछले में भी पढ़े थे कि धातु का ऑक्साइड बनाएगा। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। मतलब धातु जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यह हवा के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण इसमें आग लग जाती है। बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ये तीन धातु। आप जानते होंगे कि अगर इसको खुला छोड़ दीजिएगा तो इसमें आग पकड़ लेगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि वह कौन सी धातु है जो अगर खुला छोड़ दिया जाए तो आग पकड़ लेता है, तो ये तीनों धातु होगा। इसीलिए इसको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। अतः इस प्रक्रिया को रोकने हेतु इसे केरोसिन में रखा जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कितना आसान होता है। देखिए, लिथियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। ये सोडियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। ये कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। तो आप समझ गए कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना लेता है। जैसे लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड बना लेता है। अगला देखिए, जो दूसरा वाला है उसमें क्या बताया गया है कि जल से अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो जो भी धातु अभिक्रिया करेगा पानी से यानी जल से, वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। OH आप जानते होंगे, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए कितना आसान है अभिक्रिया। देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि अभिक्रिया से ये कितना आसान है ये चीज़। यहाँ पे देखिए सोडियम है, ये जल से अभिक्रिया किया, ये देखिए ये धातु है
और ये जल से अभिक्रिया कर रहा है। देखिए OH बना रहा है कि नहीं, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर कर रहा है। कैल्शियम धातु है, जल से अभिक्रिया कर रहा है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। एल्युमिनियम है, जल से अभिक्रिया कर रहा है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो 2 नियम आपने जान लिया कौन कौन। पहला, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बना लेगा। दूसरा, अगर जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तीसरा है तनु अम्ल से अभिक्रिया। आप जानते होंगे अम्ल जिसके शुरू में H लगा रहता है, पिछले चैप्टर में बढ़िया से पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कितना आसान है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। आइए समझते हैं कैसे। देखिए धातु है और ये अम्ल है, ये अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन गैस को अलग कर देगा और NaCl बना लेगा। फिर दूसरा देखिए उदाहरण, कैल्शियम है और ये HCl है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, CaCl2 होगा, सही बात ये है, यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, 2 लिख लीजिएगा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, यहाँ पे CaCl2 हो जाएगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, क्योंकि तनु हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, तो अम्ले हैं ना सब। अब देखिए यहाँ ध्यान से, सोडियम है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो यह हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा और क्या बना लेगा, NaSO4 बना लेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे एल्युमिनियम है, ये हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो Al2SO3 बना लेगा। हालांकि यहाँ पे Na2SO4 होगा, यहाँ पे ये सूत्र गलत लिखा हुआ है, ठीक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर Na2SO4 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया, तो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस, देखिए सभी में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी था कि धातु अम्ल से अभिक्रिया जब करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा जल बनाता है। अतः तनु नाइट्रिक अम्ल क्रिया करने पर धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अम्ल में देखा आपने कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ देखिए क्या हो रहा है, तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके धातु नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन फिर क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है और जल बना लेता है। इसीलिए तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर धातु क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए धातु है और ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। लेकिन यही देखिए HNO3 अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेगा तो ये NO2 और H2O बना लेगा, यहाँ पर H2 गैस नहीं मुक्त होता है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है रासायनिक अभिक्रिया, सब अच्छे से समझिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा। धातु की लवणों से अभिक्रिया, धातु जब लवण से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु की लवण से अभिक्रिया, धातु लवण से अभिक्रिया करने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। आप लोगों को मैंने बताया था कि कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है कौन, अधिक क्रियाशील धातु। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यदि धातु के लवण वाले धातु से अधिक सक्रिय है, मतलब अधिक क्रियाशील है, तो वह उसे लवण में विस्थापित कर देता है, अतः इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अच्छे से समझिए, देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लोहा, ये कॉपर है, ये नीले रंग का होता है, कौन, ये कॉपर सल्फेट। अब ये लोहा क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करेगा, कारण क्या है, लोहा अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो इसको हटा देगा। देखिए यहाँ FeSO4 बना लेता है, लोहा का सल्फेट बना लिया और यहाँ कॉपर को अलग कर दिया। क्यों विस्थापित हुआ, क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो इसका रंग भी बदलेगा, क्योंकि पहले कॉपर के साथ था तो ये नीले रंग में था, अब लोहा के साथ है तो कौन से रंग में आ जाएगा, भूरे रंग में आ जाएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो बता देंगे। धातुओं की प्राप्ति, धातु कैसे प्राप्त होता है, तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में धातुओं का मुख्य स्रोत है, मतलब पृथ्वी की
खुदाई अगर करिएगा तो उसके अंदर पाया जाता है बहुत सारा धातु। खनिज क्या होता है? तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। वैसे समझ जाइए, अच्छी बात है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को, जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा पृथ्वी के अंदर, समझिएगा वो खनिज है, तत्व या यौगिक। अयस्क किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु की काफ़ी मात्रा होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह खनिज जिससे आसानी से और सस्ते में धातु प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क का डिफिनेशन क्या हुआ कि मान लीजिए ये ज़मीन की खुदाई की है और इसमें से हमको एक तत्व निकला, लेकिन इसमें बहुत कचरा लगा हुआ है, इसको साफ़ करने में बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत समय लगेगा और बहुत मुश्किल भी होगी। लेकिन एक ठू यहाँ से निकला तत्व जो आसानी से धातु में बदल सकता है, तो इसको हम कहेंगे अयस्क। लेकिन इसको अयस्क नहीं कहेंगे, लेकिन खनिज ये दोनों हैं, याद रखिएगा। दोनों क्या हो गया? खनिज। लेकिन अयस्क इसको कहेंगे क्योंकि इसमें आसानी से और सस्ते में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? धातु प्राप्त हो रहा है, इसीलिए। अब धातु का निष्कर्ष करने का क्या तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से चार्ट को समझिएगा। अयस्क है और सांद्रण देख लीजिए, इसका ध्यान से देखिएगा। ये अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये कम क्रियाशील है। जिंक, लोहा, पीबी जिसको सीसा बोलते हैं, निकेल हो गया, और ये हाइड्रागिरम हो गया। उसके बाद ये कम क्रियाशील में Ag, Au और Au लिखा हुआ है। अब देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो अधिक क्रियाशील होता है उसको गलित अवस्थाओं में विद्युत विघटन करके धातु प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो मध्यम किस्म का होता है ये सब, तो इसको देखिए कार्बोनेट या सल्फाइड, इससे या तो निस्तापन या भर्जन करा करके उसको ऑक्साइड में बदलेंगे तब हमको धातु मिलेगा। और जो कम क्रियाशील होता है उसको सल्फाइड करने के बाद, सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराने के बाद भर्जन कराएंगे तो ऑक्साइड बनेगा, तब उपचयन के बाद हमें धातु प्राप्त होगा। यही प्रोसेस होता है। फिर से एक बार इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ये चार्ट। देखिए, आसानी से आप किसी भी तत्व का अयस्क का जो है सांद्रीकरण कर सकते हैं या सांद्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 कैटेगरी है, एक अधिक क्रियाशील, एक मध्यम यानी बीच वाला, और एक कम क्रियाशील। तो जो अधिक क्रियाशील होगा ना, वो गलित अवस्थाओं में, गलित अवस्था का मतलब होता है कि उसको गला करके पानी जैसा बना देंगे और उसमें विद्युत धारा जब देंगे ना तो हमें धातु प्राप्त हो जाएगा। इसका अलग अलग सिस्टम है, हम आपको क्वेश्चन आंसर में करा देंगे। और जो मध्यम किस्म का होता है वो तो या तो कार्बोनेट या सल्फाइड, ये दोनों के साथ, कार्बोनेट के साथ करेंगे तो निस्तापन करेंगे, सल्फाइड के साथ करेंगे तो भर्जन करेंगे। याद रखिएगा, ये क्रिया होती है। बताएंगे भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है अगले एपिसोड में। और वो होने पर क्या होता है? ऑक्साइड प्राप्त होता है, और ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त होता है। इसमें कौन कौन सी धातु का हम करेंगे? जैसे कार्बन है, एल्युमिनियम है, ये सब। ये देखिए, कम क्रियाशील वाले में क्या होगा कि सल्फाइड से क्रिया कराएंगे, भर्जन कराने के बाद तो ऑक्साइड में बदलेगा, और ऑक्साइड का अपचयन होगा तब हमें धातु प्राप्त होगा। ये डायग्राम आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन आंसर करिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।